हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 12 में पृष्ठीय रसायन वाले अध्याय में हम जो है अधिशोषण का अध्ययन कर रहे थे। आज हम जो है अधिशोषणों का अपने दैनिक जीवन में अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अधिशोषण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। देखिए, अधिशोषण का दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग है ये कई प्रकार से है। सबसे पहला अनुप्रयोग आता है गैस मास्क में। देखिए, गैस मास्क जो होते हैं इनका प्रयोग गहरी खानों में किया जाता है। जब जैसे कोयले वगैरह की खान है, आपके सोने वगैरह की खुदाई की जाती है तो जमीन में काफ़ी गहराई पर जाकर के कोयला, सोना वगैरह पदार्थ मिलते हैं। तो जब इनकी खुदाई की जाती है तो खुदाई के दौरान कई बार विषैली गैसें बाहर आ जाती हैं। तो विषैली गैसों की स्थिति में उनसे बचने के लिए गैस मास्क को काम में लेना होता है। जब जमीन में आदमी गहराई पर रहता है तो वहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता पहले ही कम होती है, और अगर कोई विषैली गैस आ जाए तो ऐसी स्थिति में आदमी की जान को खतरा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए साथ में गैस मास्क जो है वो सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं, जो विषैली गैस को अपने अंदर सोख लेते हैं। गैस मास्क के अंदर होता है सक्रिय चारकोल। गैस मास्क में सक्रिय चारकोल होता है, और ये सक्रिय चारकोल जो विषैली गैसें होती हैं, जैसे आपकी जमीन के अंदर से जो निकलने वाली विषैली गैसों में आपका सल्फर डाइऑक्साइड होती है, क्लोरीन होती है, HCl होती है, अमोनिया गैस होती है। इस प्रकार की गैसें जमीन के अंदर से विषैली गैसों के रूप में निकलती हैं, और इन गैसों को सक्रिय चारकोल अपनी सतह पर बड़ी आसानी से धारण कर लेता है, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को धारण करने की क्षमता उसकी बहुत कम होती है। तो विषैली गैसें तो चारकोल के द्वारा रोक दी जाएंगी, लेकिन जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है वह मिश्रण जो है आपका मनुष्य के अंदर, मनुष्य के फेफड़ों के अंदर तक आसानी से पहुंचता रहता है, और ऐसे इस समय मनुष्य जो है आसानी से खान में से बाहर आ जाता है, विषैली गैस के प्रभाव से बचा रह सकता है। तो गैस मास्क में उपस्थित जो सक्रिय चारकोल होता है यह मनुष्य को विषैली गैसों के प्रभाव से बचाने का कार्य करता है। इसके बाद इसका अगला अनुप्रयोग आता है विषमांगी उत्प्रेरण में। देखिए, विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है, जो विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया है इसमें आपका अभिकारक पदार्थ और उत्प्रेरक पदार्थ ये अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं और एक समांगी मिश्रण का निर्माण नहीं करते हैं। और इनमें भी जो उत्प्रेरक पदार्थ होते हैं वो सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, और अभिकारक पदार्थ जो होता है वो या तो गैस के रूप में होता है या फिर द्रव के रूप में होता है। अभिकारक गैस या द्रव होगा, और उत्प्रेरक जो होता है वो सामान्यतः ठोस होता है। तो ठोस उत्प्रेरक गैस या द्रव अभिकारक को अपनी पृष्ठ के ऊपर अधिशोषित करता है। गैस उत्प्रेरक ठोस या द्रव अभिकारक को अपने पृष्ठ के ऊपर अधिशोषित कर लेता है, जिसके कारण से पृष्ठ पर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है और सतह के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इस तरह से विषमांगी उत्प्रेरण में भी अधिशोषण क्रिया ही प्रयुक्त होती है। जैसे एक उदाहरण हम लें, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और इसमें आयरन और मोलिब्डेनम। आयरन आपका ठोस होता है, मोलिब्डेनम आपका ठोस होता है। आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये कार्य करता है उत्प्रेरक का, और ये कार्य करता है वर्धक का। वर्धक मतलब
उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को बढ़ाने वाला, उत्प्रेरक की उत्प्रेरक क्षमता को बढ़ाने वाला पदार्थ जो होता है उसे हम नाम देते हैं वर्धक। और इनकी जब आपस में क्रिया होती है तो आपस की क्रिया के द्वारा हमें इसमें अमोनिया गैस की प्राप्ति होती है। तो यह विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। और हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे वनस्पति तेल, और इन वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है निकेल। निकेल होता है आपका ठोस अवस्था में और तेल आपका द्रव अवस्था में, हाइड्रोजन आपकी गैस अवस्था में। यानी अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हो गई, भौतिक अवस्थाएं इनकी भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई। तो यहां पर हमको प्राप्त होता है इसमें वनस्पति घी। तो इस तरह से जो है आपका विषमांगी उत्प्रेरण है। और विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया, ये क्रिया भी पूर्ण रूप से अधिशोषण के ऊपर आधारित होती है। इसके बाद आता है बेटा नंबर 3 है आयन विनिमय रेजिन में या जल का विलवणीकरण करने में। देखिए आयन विनिमय रेजिन या जल का जो विलवणीकरण होता है, यानी कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम होता है, इसमें 2 प्रकार के कार्बनिक रेजिनों का प्रयोग होता है। एक तो होते हैं आपके धनायन विनिमय रेजिन और एक होते हैं आपके ऋणायन विनिमय रेजिन। धनायन विनिमय रेजिन जो होते हैं ये आपके अम्लीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं, जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल आदि क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। जबकि जो ऋणायन विनिमय रेजिन होता है वो क्षारीय प्रकृति का पदार्थ होता है, जैसे कि आपके एमीन यौगिक होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के यौगिक होते हैं। जब कठोर जल इन रेजिन की परतों में से होकर निकलता है तो आपका धनायन विनिमय रेजिन जल के अंदर उपस्थित लवणों के धनायनों का अधिशोषण कर लेता है। धनायन विनिमय रेजिन जल में उपस्थित लवणों के धनायनों का अधिशोषण करता है और ऋणायन विनिमय रेजिन जो होता है वो जल में उपस्थित लवणों के ऋणायनों का अधिशोषण कर लेता है। और इस प्रकार जब लवण के धनायन और लवण के ऋणायन दोनों का अवशोषण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपका जल जो होता है वो विलवणीकृत जल कहलाता है। विलवणीकृत जल मतलब लवण रहित जल के रूप में होता है। तो धनायन विनिमय रेजिन क्या करेगा, आपके लवण के धनायनों का अधिशोषण, ऋणायन विनिमय रेजिन लवण के ऋणायनों का अधिशोषण। और जब लवण के धनायन और लवण के ऋणायन दोनों अधिशोषित हो चुके होते हैं तो आपका जो पानी होता है वो आपका पानी जो है बिल्कुल आपका विलवणीकृत जल होता है, मृदु जल होता है और उस जल को हम आसानी से काम में ले सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अधिशोषण की घटना हमारे लिए उपयोगी घटना है। एक इसमें आता है बच्चों उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। देखिए निर्वात को उत्पन्न करने के लिए हम निर्वात पंप का प्रयोग करते हैं। निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले हम निर्वात पंप की सहायता से वायु को निकालते हैं बाहर। जब निर्वात पंप के द्वारा वायु बाहर निकल जाती है तो निर्वात पंप वायु को पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाल सकता है। अधिकांश वायु को निर्वात पंप खींच लेता है, लेकिन वायु की कुछ ना कुछ मात्रा जो है पात्र के अंदर बची रह जाती है। तो उस बची हुई वायु को पृथक करने के लिए, उस बची हुई वायु के दाब के प्रभाव से बचने के लिए
हम उस पात्र के अंदर जो है चारकोल डाल सकते हैं। वो चारकोल क्या करेगा, बची हुई वायु का अधिशोषण कर लेगा और बची हुई वायु का अधिशोषण होने के बाद जो है दाब का प्रभाव बहुत कम, बिल्कुल नगण्य दाब का प्रभाव वहां पर रह जाता है। पहले तो निर्वात पंप के द्वारा वायु को हटाया जाता है और निर्वात पंप के द्वारा हटाने के बाद भी जो वायु बची रह जाती है, उस बची हुई वायु को हटाने के लिए हम जो है चारकोल का प्रयोग करते हैं। चारकोल क्या करेगा, बची हुई वायु को पृथक करने का कार्य चारकोल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है बेटा गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण में देखिए, गुणात्मक विश्लेषण में हम धनायनों की पहचान, ऋणायनों की पहचान, कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूहों की पहचान, इस प्रकार के कार्य हम जो है गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। अब इसमें कई गुणात्मक विश्लेषण ऐसे होते हैं जिनमें पदार्थ का अवक्षेप बनता है और उस अवक्षेप का रंग इस प्रकार का होता है कि उस अवक्षेप को आसानी से पहचाना जाना संभव नहीं होता। जैसे आपके धनायनों के तृतीय समूह में, धनायनों का एक समूह होता है तीसरा समूह, तीसरे समूह में एक आता है एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन को हम उसके हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कराते हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो अवक्षेप होते हैं, वो अवक्षेप के जो कण हैं जो है कुछ पारदर्शी प्रकृति के होते हैं। अगर उन कणों का आकार बहुत ज़्यादा छोटा हो तो उन कणों को पहचान पाना संभव नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में हम विलयन के अंदर नीला लिटमस डाल देते हैं और नीला लिटमस डालने पर अवक्षेप के कण नीले लिटमस के कणों का अधिशोषण कर लेंगे और जब अवक्षेप के कणों के द्वारा नीले लिटमस का अधिशोषण किया जाएगा तो कणों के ऊपर नीला रंग आ जाएगा और रंगीन कणों को पहचान पाना रंगहीन कणों की तुलना में काफी आसान होता है। अगर कणों के ऊपर नीला रंग आ जाए तो नीले रंग वाले कणों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। तो इस तरह गुणात्मक विश्लेषण की क्रिया में भी हम अधिशोषण की घटना का प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से एल्यूमिनियम आयनों की पहचान के लिए हम नीले लिटमस का प्रयोग करते हैं। इसमें जो अवक्षेप के कण हैं वो नीले लिटमस के कणों का अपनी सतह पर अधिशोषण कर लेते हैं, जिनके द्वारा उन कणों को पहचान पाना जो है बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है वर्ण लेखिकी में। देखिए, वर्ण लेखिकी जो एक तकनीक है, इस तकनीक का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जबकि मिश्रण के घटक जो है उनके गुणधर्मों में काफी हद तक समानता होती है। जब मिश्रण के घटकों में काफी हद तक समानता पाई जाती है तो उस अवस्था में वर्ण लेखिकी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, हम यहाँ पर जो है कॉलम या स्तंभ वर्ण लेखिकी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। स्तंभ वर्ण लेखिकी में कांच की एक नलिका होती है, लंबी नलिका है, कांच की ब्यूरेट भी ली जा सकती है। लंबी नली आती है कांच की प्रयोगशाला में, उसे हम बोलते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट का भी प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर भरा जाता है कोई उपयुक्त अधिशोषक पदार्थ। इसमें भरा हुआ है अधिशोषक पदार्थ। अधिशोषक पदार्थ में कई तरह के पदार्थ हो सकते हैं। सिलिका जेल हो सकता है, मैग्नीशिया हो सकता है, स्टार्च हो सकता है
और भी कई प्रकार के पदार्थ अधिशोषक पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अब हमारे पास एक मिश्रण है। मान लीजिए मिश्रण के अंदर 3 घटक है, ए, बी और सी। मिश्रण के 3 घटक ए, बी और सी आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं और हमने इन तीनों घटकों के मिश्रण का एक विलयन बनाया। किसी उपयुक्त विलायक में डाल करके इनका विलयन बनाया गया। अब ये जो हमारे पास विलयन होता है, ये विलयन जो है इसको हम ऊपर से डालते हैं स्तंभ में। ये जो हमारा अधिशोषक स्तंभ था, ये अधिशोषक स्तंभ जो है इसमें कार्य करता है स्थिर प्रावस्था। अधिशोषक स्तंभ जो बनता है पूरा, ये स्तंभ कार्य करता है स्थिर प्रावस्था। और ये जो हमने मिश्रण का जो विलयन बनाया है, और इस मिश्रण के विलयन को नाम दिया जाता है गतिशील प्रावस्था। मिश्रण का विलयन, गतिशील प्रावस्था, अधिशोषक स्तंभ, स्थिर प्रावस्था। अब ये जो गतिशील प्रावस्था है, इसका विलयन ऊपर से डालने पर यह विलयन ऊपर से नीचे की ओर गति करता है। जब ये विलयन ऊपर से नीचे की ओर गति करेगा तो इसके जो घटक हैं, इन घटकों का अधिशोषक पदार्थ के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। घटकों का अधिशोषक पदार्थ के साथ भिन्न भिन्न प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है, और ये भिन्न भिन्न प्रकार का आकर्षण होने के कारण से अपने भिन्न भिन्न स्थानों पर आकर्षण बल के क्रम के अनुसार व्यवस्थित होगा। जिसका आकर्षण सर्वाधिक होगा वो पदार्थ सबसे ऊपर इकट्ठा होगा। मान लीजिए ए का आकर्षण सर्वाधिक है तो पदार्थ ए ऊपर की ओर इकट्ठा होगा। उससे कम आकर्षण जो है पदार्थ बी का है तो बी उसके नीचे इकट्ठा हो। फिर इसके बाद सी का आकर्षण सबसे कम है तो सी जो है वो सबसे नीचे एकत्र होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर अलग अलग पदार्थ की अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है, और इस अधिशोषित होने की क्षमता के क्रम के अनुसार अलग अलग पदार्थ अधिशोषक स्तंभ में अलग अलग स्थानों पर जाकर के एकत्र हो पाते हैं। अब इसके बाद में आता है इन पदार्थों को बाहर कैसे निकालें। बाहर निकालने के लिए हमें यहां से डालना होता है उपयुक्त विलायक। विलायक डाला जाएगा। जब विलायक को नीचे इसमें डाला जाता है तो ये पट्टियां धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकती हैं। विलायक क्या करेगा, इन पदार्थों को विलय करके धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकाएगा। जो घटक सबसे ऊपर होता है उसका आकर्षण सर्वाधिक होने के कारण से उसके नीचे आने की गति सबसे कम होगी, और जो घटक सबसे नीचे की ओर होता है, जो घटक सबसे नीचे की ओर होता है उसका आकर्षण बल बहुत कम था, और आकर्षण कम होने के कारण से उस घटक में नीचे आने की प्रवृत्ति जो होगी वो अपेक्षाकृत अधिक होगी। तो सबसे पहले आपको बीकर में कौन मिलेगा, सबसे पहले आपको बीकर में मिलेगा घटक सी। पहले बीकर में, फर्स्ट वाले बीकर में, यानी पहले नंबर पर बाहर आएगा आपका यौगिक सी। फिर दूसरे नंबर पर बाहर आने वाला पदार्थ होगा बी, और फिर जो है तीसरे नंबर पर बाहर आने वाला पदार्थ होगा ए। तो इस तरह से पदार्थ ए, पदार्थ बी, पदार्थ सी विलयन के रूप में तीनों पदार्थ बाहर आएंगे, अलग अलग आ जाएंगे। अब इसके बाद हम इनके विलयनों का क्रिस्टलीकरण करा सकते हैं, आसवन करा सकते हैं। क्रिस्टलीकरण द्वारा, आसवन द्वारा विलायकों का पृथक्करण किया जा सकता है, और जब ये विलायक पृथक हो जाते हैं तो आसानी से जो है हमें जो है पदार्थ ए, बी और सी अपनी अपनी शुद्ध अवस्थाओं में प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम
वर्णलेखिकी विधि के द्वारा पदार्थों का पृथक्करण कर सकते हैं। फिर बेटा इसके अलावा और भी इसके अनुप्रयोग हैं। देखिए आपके शर्करा के शुद्धिकरण में, देखिए शर्करा को बनाया जाता है गन्ने के द्वारा या चुकंदर के द्वारा। गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के रस का कलर होता है हरा पीला कलर, और चुकंदर जो होता है उसका जो रस होता है उसका कलर एकदम गहरा लाल रंग होता है। लेकिन आपने चीनी जो है देखी हुई है, वो चीनी जो है एकदम सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में आपको मिलती है। अब जब गन्ने का रस हरे पीले कलर का है, चुकंदर का रस गहरे लाल रंग का है, तो फिर उस अवस्था में चीनी के दानों में भी रंग आना चाहिए। लेकिन चीनी के दाने जो है रंगहीन दाने हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, जब गन्ने का रस निकाला जाता है उसको सांद्रित किया जाता है, और सांद्रित करने के बाद उस गन्ने के रस को या चुकंदर के रस को जो है जांतव चारकोल की क्यारियों में से निकाला जाता है। जांतव चारकोल जो है उस जांतव चारकोल की परतों में से गुजारा जाता है। तो जब ये रस जांतव चारकोल की परतों में से निकलता है तो रंग उत्पन्न करने वाले कणों का अधिशोषण कर लिया जाता है, और जब रंग उत्पन्न करने वाले कणों का अधिशोषण हो जाएगा तो ऐसी अवस्था में जो रस होता है वो रंगहीन होता है, और जब रस रंगहीन हो जाता है तो उसका क्रिस्टलीकरण कराने पर आपको रंगहीन क्रिस्टलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमें जो शर्करा प्राप्त होती है, जिस चीनी का हम प्रयोग करते हैं, वो चीनी हमें रंगहीन दानों के रूप में मिलती है, जबकि वह जिन पदार्थों से बनी हुई है वो पदार्थ आपके रंगीन पदार्थ होते हैं। लेकिन उसके रंग को अधिशोषित कराया जाता है जांतव चारकोल पर। जांतव चारकोल जो है उसके रंगीन कणों का अधिशोषण करके चीनी को रंगहीन बनाने का कार्य करता है। इसी प्रकार बेटा एक और हम इसका अनुप्रयोग दे सकते हैं, नमी का अधिशोषण। देखिए नमी के अधिशोषण के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। नमी को हटाने के लिए हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा आपके जो पानी की बोतल आती है, थर्मस वगैरह जो आते हैं, थर्मस वगैरह के साथ में कागज का एक पाउच आता है, छोटा सा पाउच निकलता है, और उसके अंदर कुछ आपको जो है हार्ड जो है दाने दाने से महसूस होते हैं, वो होता है सिलिका जेल। थर्मस में आपने चाय दूध का प्रयोग किया, चाय दूध भर करके रखा, उसका प्रयोग किया आपने। जब आप थर्मस को धो करके साफ कर देते हैं तब भी आपको उसके अंदर से चाय या दूध की कुछ ना कुछ स्मेल आपको अवश्य आएगी। तो सिलिका जेल का काम क्या होता है, वहां जो सिलिका जेल हम प्रयोग में लाते हैं, आपको जो कागज का पाउच दिया जाता है, वो कागज का पाउच उसके अंदर भरा हुआ सिलिका जेल नमी का भी अवशोषण कर लेता है, नमी को भी अधिशोषित कर लेगा, नमी को भी सोख लेता है, और गंध उत्पन्न करने वाले गैसीय अणुओं का भी अधिशोषण कर लेता है। तो जब सिलिका जेल के द्वारा गंध उत्पन्न करने वाले कणों का अधिशोषण कर लिया जाएगा तो आपको थर्मस में या पानी की बोतल में किसी प्रकार की कोई गंध अनुभव नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए आपको, थर्मस को या पानी की बोतल को अच्छी तरह धोने के बाद, साफ करने के बाद सुखाना चाहिए। सुखाने के बाद आपको उस पाउच को अंदर डाल करके कैप लगा करके रखना चाहिए। तो जो सिलिका जेल का पाउच होता है वो नमी को भी सोख लेता है, और गंध उत्पन्न करने वाले जो अणु होते हैं गैसों के, उन अणुओं का भी अधिशोषण कर लेता है। इस प्रकार से आपका जो थर्मस फ्लास्क होता है वो आपका गंधहीन बना रहता है, उसमें किसी प्रकार की गंध जो है एकत्र नहीं हो पाती।